हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो जब इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जो दिमाग में आएगा वो है व्हाट इज करंट। विद्युत धारा क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हम बात कर रहे हैं आवेश प्रवाह की दर के बारे में। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को I से डिनोट कर रहे हैं, I से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, आवेश प्रति इकाई समय। तो चार्ज या आवेश को हम Q से डिनोट कर सकते हैं, Q से प्रदर्शित कर सकते हैं, और समय और टाइम को T से। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, और इसी फॉर्मूले के बेस पर, इसी सूत्र के आधार पर हम अगर इसकी यूनिट बनाएं, मात्रक बनाएं, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और समय का जो मात्रक है, यूनिट है, वो है टाइम, सेकेंड्स। तो कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट या मात्रक बनता है, या फिर इसकी हम एक और यूनिट लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, तात्क्षणिक धारा क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट की वैल्यू होगी। तात्क्षणिक धारा का मतलब किसी एक निश्चित समय पर धारा का जो मान होगा उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक धारा। और उस इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यानी जो चार्ज की इक्वेशन हमें दी हुई होगी, आवेश की जो समीकरण हमें दी होगी, उसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, और उससे हमें इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं टाइप ऑफ करंट की, विद्युत धारा के प्रकारों की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा होगा डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, और दूसरे टाइप का करंट होगा आपका अल्टरनेटिव करंट, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। तो स्टूडेंट, ये जो हमने करंट का डिवाइडेशन किया है, विद्युत धारा को दो भागों में बांटा है, उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका बेसिक या जो आधार है, जिसके आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है, वो दो चीजों के आधार पे किया है। पहला हम देख रहे हैं पोलैरिटी को, यानी ध्रुवता को, और दूसरा हम देख रहे हैं चेंज इन
एम्पलीट्यूड को परिमाण में परिवर्तन, इन दो पॉइंट्स के आधार पर, इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर हमने करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब इस डायरेक्ट करंट को भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका बनेगा स्टडी डायरेक्ट करंट, स्थिर दिष्ट धारा, और दूसरा आपका बनेगा वेरिएबल डायरेक्ट करंट, परिवर्तनीय दिष्ट धारा। अब इन टाइप ऑफ करंट्स को, इन विद्युत धारा के प्रकारों को बहुत इजीली हम एक सिंपल ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? अब उस चीज को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं करंट। ओके, अब अगर इस ग्राफ में मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करंट के एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस हो रहे हैं, समय के सापेक्ष धारा के परिमाण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करूं, तो ये ग्राफ बनता है हमारा स्टडी डीसी करंट का, स्थायी दिष्ट धारा का। यहां पर हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष करंट का जो एम्पलीट्यूड है और करंट की जो पोलरिटी है, विद्युत धारा की का जो परिमाण है और विद्युत धारा की जो ध्रुवता है, वो दोनों ही कांस्टेंट है, नियत है। तो जब किसी करंट में करंट का एम्पलीट्यूड और उसकी पोलरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो, तो वो कहलाएगा स्टडी डीसी करंट। अगर किसी धारा में समय के सापेक्ष धारा का परिमाण और उसकी ध्रुवता बिल्कुल नियत हो, तो उसे हम बोलेंगे स्थिर दिष्ट धारा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं वेरिएबल डीसी की, परिवर्तनीय दिष्ट धारा की। तो देखिए, मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, जिस ग्राफ में वापस एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर हम टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम करंट या धारा ले रहे हैं। और इस बार जो ग्राफ बन रहा है वेरिएबल डीसी के लिए, परिवर्तनीय दिष्ट धारा के लिए, वो कुछ इस प्रकार का है। अब अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। समय के सापेक्ष धारा का जो परिमाण है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, लेकिन करंट की पोलरिटी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, धारा की ध्रुवता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर कोई ऐसा करंट जिसमें करंट का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहे लेकिन उसकी पोलरिटी कांस्टेंट हो, तो वो कहलाएगा वेरिएबल डीसी। अगर ऐसी कोई धारा जिसमें समय के सापेक्ष उसके परिमाण में परिवर्तन होता रहे परंतु उसकी ध्रुवता नियत है, तो वो कहलाएगा परिवर्तनीय दिष्ट धारा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे टाइप का जो करंट है उसके बारे में बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फिर से हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर करंट ले रहे हैं, धारा ले रहे हैं। और इस बार अल्टरनेटिव करंट के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो कुछ
इस प्रकार से है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो करंट का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। समय के सापेक्ष धारा का जो परिमाण है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है और साथ ही साथ करंट की पोलरिटी जो है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है। धारा की जो ध्रुवता है वो एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो रही है। अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक करंट की पोलरिटी जो है, करंट धारा की जो ध्रुवता है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। लेकिन यहां से इस साइकिल को हम देखें, इस चक्र को हम देखें तो यहाँ करंट की पोलरिटी, धारा की जो ध्रुवता है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, आयाम की बात करें तो ये होगा प्लस I0 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो कि धारा का अधिकतम मान है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। और अगर हम इस तरफ एम्पलीट्यूड की बात करें, आयाम की बात करें तो ये है माइनस I0। ये भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी धारा का अधिकतम मान है, लेकिन नेगेटिव, ऋणात्मक ध्रुवता के साथ है। तो यहाँ पर जिस करंट में करंट का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो और पोलरिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहे तो वो कहलाता है अल्टरनेटिव करंट। एक ऐसी धारा जिसमें धारा का परिमाण समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होता रहे और धारा की ध्रुवता एक निश्चित समय पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल बाद परिवर्तित होती रहे तो उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रकारों के बारे में। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की, अर्थात धारा घनत्व की। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी को हम सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट पर यूनिट एरिया, धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये कहलाएगी हमारी करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। अगर करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धारा घनत्व को अगर हम J से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं di/dt। यानी करंट की जो इक्वेशन होगी, धारा की जो समीकरण होगी, अगर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें करंट डेंसिटी या धारा घनत्व मिलता है। अब इसी फॉर्मूले से हम बकायदा करंट डेंसिटी की यूनिट धारा घनत्व का मात्रक बना सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। करंट की यूनिट हमें पता है एम्पियर है और टाइम की यूनिट सेकंड। तो एम्पियर पर, सॉरी यहाँ पर हमें टाइम नहीं करना था, एक सेकेंड, छोटा सा चेंज हमें करना है। टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ, क्षेत्रफल की बात है, एरिया की बात है। तो यहाँ di/dA लिखेंगे, यानी करंट को हमें क्षेत्रफल से, एरिया से डिवाइड करना है। तो एरिया की जो यूनिट हमारे पास होगी वो होगी मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की यूनिट बनेगी। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक बनेगा। अब जो चीज ध्यान रखने की है स्पेशली वो ये कि जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। और बट ऑब्वियस है कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी। और अब हम इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सदिश रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर J इक्वल्स टू, बराबर होगा di अपॉन dA के, और साथ में लगाएंगे हम n कैप,
ये एन कैप क्या है? दैट इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ये यूनिट वेक्टर इकाई सदिश करंट डेंसिटी या धारा घनत्व की डायरेक्शन, दिशा हमें बताता है। अब बात आती है कि इस जे के डायरेक्शन को हम डिसाइड कैसे करें, निर्धारित कैसे करें। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is same as direction of electric field applied। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपसे कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में मैं बता दूं उसके, धारा घनत्व की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कंडक्टर पर जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, किसी भी चालक पर जो भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी, धारा घनत्व की दिशा भी उसी दिशा में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। तो जे और ई की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, जे और ई की दिशा हमेशा समान होती है। सेकंड, अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है। जे का एक फॉर्मूला हमें स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इसको कई बार आपके कंपटीशन पेपर्स में पूछा गया है। जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहें, सदिश रूप में बनाना चाहें, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला हमें बताता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, विद्युत क्षेत्र की है, वही दिशा करंट डेंसिटी, धारा घनत्व की भी है। यहां पर इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है? ये है कंडक्टिविटी, ये है चालकता। किसी भी कंडक्टर की करंट फ्लो करने की जो कैपेबिलिटी है, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। किसी भी चालक की धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है, उसे हम चालकता कहते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। और ई जो है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, जो कि हम कंडक्टर पर एक्सटर्नली अप्लाइड करेंगे, जो कि चालक पर हम बाह्य रूप से आरोपित करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्या याद रखना है हमें? धारा घनत्व का फ्लक्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कंक्लूजन हमने कैसे निकाला, ये निष्कर्ष हमने कैसे निकाला?
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो आप यहाँ देखें, इस फॉर्मूले में देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या है? फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या है? फाई। बिल्कुल अगर इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करें? देखिए, यहां पर हम I इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन J डॉट डी एस। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि करंट डेंसिटी का फ्लक्स, धारा घनत्व का फ्लक्स क्या हो सकता है? I हो सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, इससे आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अपवह वेग की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी कंडक्टर पर, मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, एक चालक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से, ऊष्मा ऊर्जा के कारण रैंडम मोशन कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है। अभी हमने इस कंडक्टर पर कोई पोटेंशियल या विभव आरोपित नहीं किया है, लेकिन अगर हम इस कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इस चालक पर विभव आरोपित करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पर धनात्मक विभव आरोपित किया है, यहाँ ऋणात्मक विभव आरोपित किया है, तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, स्थिर विद्युत की बल लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जब भी हम कंडक्टर पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, चालक पर विभव आरोपित करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन्स का वेग जो है वो समान नहीं होता। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वेग, ये वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के वेगों का औसत निकालते हैं, और जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलती है, इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होगा वो ही अपवह वेग कहलाता है। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखने की है वो ये कि नॉर्मली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, अपवह वेग जो होगा, उसकी वैल्यू, उसका जो मान है, प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली आपको 10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड इस
रेंज में मिलेगा, इस ऑर्डर में मिलेगा, इस कोटि का मिलेगा। ठीक है, संभव है थियोरेटिकली इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर -4, 10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड की रेंज में इस परास में ही होती है। अब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग को हम vd से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेलोसिटी है, वेग है, तो बट ऑब्वियस है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, जिसका फॉर्मूला हम डिनोट करेंगे -e कैपिटल E टॉ डिवाइडेड बाय m e से। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके परिमाण की बात करें, तो ये माइनस का जो साइन है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, वो यहाँ से हट जाएगा और हमारा फॉर्मूला रहेगा E कैपिटल E टॉ अपॉन m e। अब यहाँ पर छोटे छोटे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को समझिए। पहली बात, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन represent that VD is just opposite to the electric field। अपवाह वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत होती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, जो वेग मिला है, वो इस दिशा में मिला है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, अपवाह वेग की दिशा सदैव हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आरोपित किए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक पॉइंट है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या क्या चीजें यूज करें, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। बट ऑब्वियस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd आपकी जो है वो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, स्मॉल e जो है ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कैपिटल E जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और ME का मतलब है यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, नियत है। E की वैल्यू हमेशा होगी 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर एक टर्म और रह गई है जिसे हम बात करें, यहाँ पर है टॉ। ये टॉ है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की, विश्रांति काल की। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे और इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, विभव आरोपित करते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने धनात्मक विभव आरोपित किया, यहाँ मैंने ऋणात्मक विभव आरोपित किया, तो ये धनात्मक विभव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जाकर कोलाइड होगा, टक्कर करेगा। तो यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट कॉलिजन मिलता है, पहली टक्कर मिलती है। अब इस कॉलिजन की वजह से, इस टक्कर की वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये भी एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ता है और तीसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, कोलाइड करता है। हाँ, यहाँ पर हमें अपना सेकंड कॉलिजन मिलता है, दूसरी टक्कर मिलती है। तो ये जो दो कॉलिजन्स हुए हैं, ये दो जो टक्करें हुई हैं, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, यही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। तो हम ये लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collisions is called relaxation time. दो कर्मागत टक्करों के मध्य का समय अंतराल विश्रांति काल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। तो आज के लिए हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।